हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। माई शेल्फ लेफ्टिनेंट पी एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ कॉलेज भरतपुर। प्रिय छात्रों, BSc पार्ट सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट सीरीज में आज मेरा चौथा वीडियो है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता का कारण स्टार्ट करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। देन लिसन केयरफुली। जैसा कि छात्रों आपको पता है कि एक उत्प्रेरक का मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं एवं अभिक्रिया के बाद स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक बच्चों दो तरह के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक एवं विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का मतलब है कि यदि अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की एक ही अवस्था हो, इट मीन्स अभिकारक यदि सॉलिड है तो उत्प्रेरक भी सॉलिड हो, यदि अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में हो। दूसरा है विषमांगी हीटोलिटिक कैटलिस्ट, ऐसे उत्प्रेरक जिनमें क्रियाकारक की भौतिक अवस्था अलग हो एवं अभिकारक की भौतिक अवस्था अलग हो। उत्प्रेरक सॉलिड स्टेट में हो और अभिकारक गैसियस स्टेट में हो, इनको कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के केस में। ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के केस में क्या होता है बच्चों कि ये एक बहुत सारी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। तो इनकी उत्प्रेरकीय सक्रियता के दो रीजन होते हैं। फर्स्ट है, अब बिहेव करते हैं एज ए समांगी उत्प्रेरक। संक्रमण धातु चूँकि परिवर्तनीय संयोजकता वाले होते हैं, ये एक से ज़्यादा संयोजकता दर्शाते हैं, अतः इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी शक्ति होती है। अर्थात जो संक्रमण धातु होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं ड्यू टू द 4s and 3d इलेक्ट्रॉन unpaired electron. The one transition element which have more number of unpaired electron, that element will show more number of variable oxidation state. So फर्स्ट तो केस है कि इनके संकुलों में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने की भी शक्ति होती है। सेकंड है विषमांगी उत्प्रेरक हीटोलिटिक कैटलिस्ट। इस प्रकार के उत्प्रेरण में संक्रमण धातु जहाँ सामान्यतया ठोस उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है एवं अभिकारक गैस फेज में होता है। संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक आसानी से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान में सहयोग दे सकते हैं, अतः वे कई अभिक्रियाओं में विषमांग उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय सक्रियता का भी प्रदर्शन करते हैं। तो ये तो होगी बच्चों उत्प्रेरकीय एक्टिविटी। संक्रमण धातु कई सारी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संक्रमण तत्व आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रीय व्यवहार। देखिए बच्चों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो संकुल यौगिक, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के डिफरेंट कलर होते हैं, ठीक है। तो बच्चों कलर का जो रीजन है संक्रमण धातु संकुलों में वो मेनली होता है डी ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं एक कॉम्प्लेक्स को क्रिस्टल फील्ड में रखेंगे, दो तरह के ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, तो होता क्या है जो लिगेंड इन्फिनिटी से मेटल के पास में आते हैं तो वो मेटल के वो जो डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं उनके पास में आएंगे तो उनको डीजेनरेट एनर्जी के होते हैं। जैसे ही
लिगेंड पास में आते हैं तो वो उनको उसकी डीजेनरेसी को भंग कर देते हैं, इट मीन्स स्प्लिट कर देते हैं, तो वो दो भागों में टूट जाते हैं। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल Eg ऊपर जाएगा, T2G नीचे आएगा। तो यदि T2G में कोई सिंगल डी इलेक्ट्रॉन है तो वो एनर्जी प्राप्त करके और वो कहाँ चला जाएगा, Eg में चला जाएगा, और एक स्पेशल एक विशिष्ट प्रकार की कलर को जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं एब्जॉर्ब करेगा, और जब वापस लौटेगा तो वह उसका कम्प्लीमेंट्री कलर को उत्सर्जित कर देगा और उसी कलर का हमें वो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। तो संक्रमण तत्वों आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रमी व्यवहार। संक्रमण धातु के यौगिकों के रंग प्रमुख रूप से दो कारणों से होते हैं। फर्स्ट है डी ट्रांजिशन। देखिए हम एक चित्र के द्वारा समझाएंगे आपको। पहले डीजेनरेट एनर्जी के 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे ही इन पर एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड अप्लाइड करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक Eg और एक T2G। Eg जो अपर लेवल होता है उसमें जाते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लोअर लेवल पे जो आते हैं डी एक्स जेड, डी वाई जेड और T2 डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई। जब अष्टफलकीय आकार में 6 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन Eg कक्षक जो कि एक्स वाई एवं जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं अधिक प्रतिकर्षित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, एवं शेष कक्षक जो कि एक्स वाई एवं जेड अक्षों के मध्य की ओर होते हैं अविन्यासित होते हैं, वे निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। देखो बच्चों, जैसे ही हम एक लिगेंड फील्ड लगाते हैं एक मेटल पर, तो जो कक्षक एक्स वाई जेड अक्ष के डायरेक्ट दिशा में पड़ते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो उनके बीच में पड़ते हैं वो नीचे चले जाते हैं। डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। डीजेनरेट ऑर्बिटल 5 हैं। जैसे क्रिस्टल फील्ड अप्लाई करेंगे तो Eg कक्षक बेरी सेंटर से +0.6 डेल 0 एनर्जी ऊपर चले जाते हैं और -0.4 डेल 0 नीचे T2G कक्षक आ जाते हैं। तो इस डायग्राम से पता चलता है कि अष्टफल के क्षेत्र में डी कक्षकों का ऊर्जा चित्र। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इसमें बताया कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में किस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। बच्चों, अतः T2G कक्षक एंगल Eg मेटल और लिगेंड 54 डिग्री 44 मिनट और एंगल T2G मेटल और लिगेंड 35 डिग्री 16 मिनट, अर्थात T2G कक्षक लिगेंड की दूरी Eg कक्षक लिगेंड की दूरी से कम होती है। जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन T2G कक्षक के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए, जब टेट्राहेड्रल फील्ड में हम एक टेट्राहेड्रल फील्ड लगाते हैं केंद्रीय धातु ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल्स पर, तो ऊर्जा में वृद्धि तो सभी के में होती है, लेकिन T2G कक्षक के जो एक्स वाई जेड अक्ष के नज़दीक पहुंच जाते हैं और Eg कक्षक थोड़ा दूर रहते हैं, इसीलिए T2G कक्षक ज़्यादा रिपल्स होते हैं और वे उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है आपको। डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, समान ऊर्जा वाले पांचों डी कक्षक। जैसे ही हम क्रिस्टल फील्ड लगाएंगे T2G कक्षक ऊर्जा में वृद्धि Eg की भी होगी और T2G की होगी, लेकिन कंपैरिजन T2G जो ऑर्बिटल है उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी कंपैरिजन टू Eg ऑर्बिटल। इसको एनर्जी के रूप में दर्शाया गया है। पांचों डीजेनरेट ऑर्बिटल बेरी सेंटर से +0.5 डेल टी टेट्राहेड्रल है, इसलिए यहाँ डेल टी कर दिया। T2G कक्षक और -0.6 डेल टी ई कक्षक नीचे आ जाएंगे। तो बच्चों, ये तो हो गया एक स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। जब हम एक संक्रमण धातु संकुल पर
लिगेंड फील्ड अप्लाई करते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल हो गया और दूसरा टेट्राहेड्रल। तो हमने तुमको बताया ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे आता है और EG ऊपर जाता है। इसका रिवर्स ठीक टेट्राहेड्रल में होता है, T2G ऊपर जाता है और EG नीचे आता है। ठीक है, वहाँ डेल O लगाते हैं, O4 ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ डेल T लगाते हैं, T4 टेट्राहेड्रल। अब है रंग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट है आवेश स्थानांतरण के द्वारा उत्पन्न रंग तो संक्रमण धातु आयन पर उपस्थित विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। तो दो तरह से बच्चों जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं उनमें दो तरह से कलर आता है। फर्स्ट है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, उसके द्वारा उत्पन्न रंग डिपेंड्स करता है विद्यमान चार्ज धातु आयन पर उपस्थित विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। अर्थात आवेश स्थानांतरण के द्वारा उत्पन्न रंग तो संक्रमण धातु आयन पर उपस्थित विद्यमान आवेश पर निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट है जबकि डीडी ट्रांजिशन के द्वारा उत्पन्न रंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पर निर्भर करता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर डेल्टा एवं लिगेंड की प्रकृति तथा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करता है। ये बात बच्चों तुमको ध्यान रखने की है यहाँ पर कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर, लिगेंड की प्रकृति एवं केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट है बच्चों संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक एवं संकुल। संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक एवं संकुल, बाइनरी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस। देखिए संक्रमण तत्व ऑक्सीजन एवं हेलोजन के साथ मिलकर के द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड एवं हैलाइड बनाते हैं तथा उन यौगिकों को स्थायी मानते हैं जिनमें निम्न लक्षण हो। फर्स्ट पॉइंट, कमरे के ताप पर वे सामान्य अवस्था में रहते हो। सेकंड पॉइंट, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं हो। थर्ड, जलवाष्प के द्वारा उनका हाइड्रोलाइसिस ना हो। फोर्थ, एवं सामान्य ताप पर न तो असमानुपातन हो और न ही विघटन हो। एग्जाम्पल Sc2O3, ScCl3, TiCl4, Cr2O3, CrCl3, MnO, MnI2, Fe2O3, etc। तो ये हो गया संक्रमण तत्व ऑक्सीजन एवं हैलाइड के साथ क्रिया करके ऑक्साइड एवं हैलाइड बनाते हैं। अब है संक्रमण तत्व कई प्रकार के संकुल यौगिक बनाते हैं। ये तो हो गए बाइनरी कंपाउंड। अब है संकुल यौगिक। तो बच्चों संक्रमण तत्व कई प्रकार के संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉन के विन्यास में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं और रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हैं। अतः ये धातु कई लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बना करके संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्वों में सबसे ज़्यादा संकुल यौगिक कोबाल्ट बनाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में बच्चों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट बनाता है। एस तथा पी ब्लॉक की तुलना में ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक काफ़ी अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके धनायन का आकार, देखो बच्चों अब बात आती है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपैरिजन में ज़्यादा संकुल यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल आयन या यौगिक बनाते हैं। इसका रीज़न है कि जो संक्रमण धातु हैं इनके धनायन का आकार छोटा होता है, धनायन पर चार्ज डेंसिटी काफ़ी अधिक होती है, आवेश घनत्व, इनके पास निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड, संक्रमण धातुओं के वे संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं जिनमें धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाती है, +2 में स्थायित्व कम होता है। देखिए बच्चों
संक्रमण धातु संकुलों के वे यौगिक ज़्यादा स्थायी होंगे जिनमें धातु +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 में लेस स्टेबल होता है कंपेरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। लिगेंड देखिए बच्चों, केंद्रीय धातु और उससे फिर क्या आके जुड़ते हैं लिगेंड, और वो मिलके बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक। तो लिगेंड का डेफिनेशन आपको पता ही है, ऐसे मॉलिक्यूल आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। अब लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। कठोर क्षार जिनमें दाता परमाणु छोटे आकार एवं अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तथा कम ध्रुवित होने वाला होता है। कठोर क्षार जिनमें के दाता परमाणु छोटे आकार एवं अधिक ईएन तथा कम ध्रुवित होने वाला होता है। एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। दाता परमाणु जो लोन पेयर डोनेट करता है वो कैसा हो बच्चों, छोटे आकार, अधिक ईएन तथा कम ध्रुवित। सेकंड है सॉफ्ट बेस मृदु क्षार जिनमें के डोनर एटम बड़े आकार, आसानी से ध्रुवित होने एवं कम ईएन वाला होता है। एग्जाम्पल सल्फर एवं आयोडीन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। हार्ड बेस के साथ आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। सॉफ्ट बेस के साथ में संकुल यौगिक बनाते हैं। उपसंयोजन संख्या, नेक्स्ट टॉपिक है उपसंयोजन संख्या एवं ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री सॉरी। उपसंयोजन संख्या, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजन बंध के द्वारा कितने लिगेंड जुड़े हैं, यह उस धातु की उपसंयोजन संख्या कहलाती है। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजन बंध के द्वारा कितने लिगेंड जुड़े हैं, यह उस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में उपसंयोजन संख्या 4 व 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के धातु उपसंयोजन संख्या 4 एवं 6 वाले संकुल का निर्माण करते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान के चलो CN4 में कौन कौन बनाता है। CN4 में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और उनको कहेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आएगा DsP2, उनको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वर्ग समतल संकुल। एग्जाम्पल निकिल NiCl4 2- ब्रैकेट में NiCl4 और उस पर 2- चार्ज है। निकल 28 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन के विन्यास लिखेंगे तो 3d8 4s2, Ni2+ 3d8 और 4s0। अब जैसे ही क्या करेगा, निकिल संकुल बनाएगा NiCl4 2- का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d8, वही दो जो 4s इलेक्ट्रॉन 4s और 4p बिल्कुल खाली हो जाएंगे और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे जो कि Cl के साथ बॉन्डिंग करेंगे। NiCl4 की संरचना जब हम बनाएंगे टेट्राहेड्रल होती है। निकिल के 4 sp3 संकरित कक्षक क्लोरीन के एक sp3 कक्षक के साथ 4 सिग्मा बंध बना लेते हैं, टेट्राहेड्रल ज्यामिति में रहते हैं। तो NiCl4 जो है एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। दो तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बच्चों जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन एस भी हो। नेक्स्ट है स्क्वायर प्लेनर निकिल टेट्रासाइनाइड
एनायन, निकल टेट्रासाइनाइड एनायन। देखिए बच्चों, साइनाइड जो लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NiCN का होल फॉर्म है। निकल का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो DsP2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन, और ये होगा डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। Ni2+ का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d8 4s2, Ni2+ का 3d8 4s और 4p, 4 खाली ऑर्बिटल हो गए। अब DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो बच्चों, होता क्या है कि जो साइनाइड जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कर देता है। 3d8 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही सब सेल में आ जाते हैं, और हमारे पास एक रिक्त D, एक S और 2 P DsP2 कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि 4 साइनाइड लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग करेंगे, अर्थात इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर का जोड़ा ग्रहण करेंगे और 4 उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। NiCN4 2- इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d8 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर NiCN4। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम एग्जाम्पल लेंगे CN6 उप सहसंयोजक संख्या 6। ये संकुल संख्या में सर्वाधिक एवं सर्वाधिक स्थायी होते हैं। ये अष्टफल की आकृति के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बच्चों, इनको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 8 फेसेस होते हैं। कोई पूछ ले तुमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि इनमें 8 फलक होते हैं। तो ये संकुल संख्या में सर्वाधिक एवं सर्वाधिक स्थायी होते हैं। ये अष्टफल की आकृति के होते हैं तथा लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये हाई स्पिन और लो स्पिन संकुल बनाते हैं। बच्चों, जो धातु वीक लिगेंड के साथ जुड़ा है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ जुड़ा है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हेक्सा एक्वा फेरेट थर्ड आयन। एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन 26 इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d6 4s2। आयरन 3+ का इलेक्ट्रॉन का विन्यास 3d5। और H2O क्योंकि वीक लिगेंड है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं करेगा, और हमारे पास sp3d2 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उपलब्ध रहेंगे। अब क्या होगा, जो 6sp3d2 ऑर्बिटल हैं वैकेंट, वो क्या करेंगे, H2O प्रत्येक H2O से एक लोन पेयर का जोड़ा एक्सेप्ट करेंगे और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये हो गई। आयरन के एक स्क्वायर प्लेनर में 6 H2O, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे FeCN का होल 6 3- हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। अब देखिए, इसमें तुमको पता है बच्चों, जो साइनाइड है लिगेंड वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों में बदल देगा। तो इसका विन्यास हो जाएगा, विन्यास तो वही रहेगा 3d5। तो इस तरह से हमारे पास D2sp3 संकरित कक्षक उपलब्ध रहेंगे। 2D 1s एवं 3p कक्षक बॉन्ड बनाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।
इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो लिगेंड आते हैं एक्सिस पर केंद्रीय धातु की ओर, तो हमने 3 अक्ष मानी है। इसमें बीच में Mn+ एक मेटल है केंद्रीय धातु और 6 लिगेंड X, Y और Z एक्सिस पर किस तरह से वो केंद्रीय धातु की ओर आ रहे हैं। तो जब हम इसका एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे तो जब कोई भी लिगेंड इसके आसपास नहीं है तो समभ्रंश कक्षक उनको कहते हैं या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेकिन जैसे ही हम लिगेंड फील्ड लगाएंगे तो पांचों कक्षकों की औसत ऊर्जा थोड़ी बढ़ जाएगी और उसके बाद में वो पांचों कक्षक 2 भागों में स्प्लिट कर जाएंगे इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड Eg और T2G। डेल 0 ऑक्टाहेड्रल 10d³ बेरी सेंटर से +0.6 ऊपर Eg और -0.4 नीचे T2G। T2G कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है एवं Eg कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण होता है। T2G कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है एवं Eg कक्षकों में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात जो कुल ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे CFSE कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। चतुष्फलकीय संकुलों में D कक्षकों का विभाजन, वही समभ्रंश कक्षक T2 ऊपर चला जाएगा और E नीचे आ जाएगा। +0.4 T2 ऊपर जाएगा बेरी सेंटर से, -0.6 डेल T Eg0 E नीचे आएगा। अब बच्चों वो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी सममिति 2 तरह की होती है, एक तो जीरेड सममिति और एक अनजीरेड सममिति। तो चतुष्फलकीय संरचना में केंद्र में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, अतः Eg एवं T2G के स्थान पर हम E एवं T2 लिखते हैं। देखिए बच्चों, कभी तुमसे कोई पूछ ले कि जब हम टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होती है तो हम वहाँ पर उनको T2G और Eg न लिख के T2 और E लिखते हैं। इसका रीज़न है कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, इसीलिए उनमें वो अनजीरेड होते हैं। कैसे होते हैं? अनजीरेड, असममिति, इसलिए उनको T2 और E लिखते हैं इन प्लेस ऑफ T2G और Eg। वर्गाकार समतली संकुलों में D कक्षकों का विभाजन स्क्वायर प्लेनर में, देखिए डायग्राम बनाया है। केंद्र में एक मेटल है, 4 लिगेंड आ रहे हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर और जेड एक्सिस की ओर से। अब इधर जेड एक्सिस तो कोई लिगेंड नहीं रहेगा, केवल वाई और एक्स में रहेगा। इसका एग्जाम्पल है K3RuCl6 KMnO4। तो समतलीय वर्गाकार क्षेत्र में जेड अक्ष पर लिगेंड नहीं पाए जाते हैं, अतः dz² dxz yz की ऊर्जा कम हो जाती है तथा x एवं y अक्ष पर लिगेंड पाए जाने के कारण dx² - y² की ऊर्जा सर्वाधिक एवं dxy की ऊर्जा dyz एवं dxz से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। चार्ज ऑन कैटायन, तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। CFSE का मान कैटायन पर उपस्थित आवेश के सीधे समानुपाती होता है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसी श्रृंखला में चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। देखिए बच्चों, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा 2 तरह का होता है, एक तो लिगेंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और एक मेटल से लिगेंड की ओर। तो जब लिगेंड से मेटल में होगा तो जब धातु परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तथा लिगेंड पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब निम्न ऊर्जा के रिक्त अणु कक्षक उपलब्ध हो, इस प्रकार का ट्रांजिशन सामान्यतया MX तथा हैलाइड तथा ऑक्साइड में पाया जाता है।
कब होगा? जब धातु परमाणु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो तथा लिगेंड पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए धातु, लिगेंड पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब निम्न ऊर्जा के रिक्त अणु कक्षक उपलब्ध हो। निम्न ऊर्जा के रिक्त अणु कक्षक, इस प्रकार का ट्रांजिशन सामान्यतः मेटल हैलाइड और मेटल ऑक्साइड में पाया जाता है। दूसरा है मेटल से लिगेंड उल्टा। धातु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होना चाहिए। लिगेंड के पास में रिक्त अनाबंधी कक्षक होते हैं। ये सामान्यतः पाई एक्सेप्टर लिगेंड में पाए जाते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड COCN P बाईपिरिमिडिल, ऑर्थो फेनेंथ्रीलीन इत्यादि। डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया कि संक्रमण धातु संकुलों में कॉम्प्लेक्स के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें किस प्रकार से कलर आता है, क्या उसके रीजन होते हैं। डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, लिगेंड से मेटल और मेटल से लिगेंड। लिगेंड से मेटल, मेटल हैलाइड और मेटल ऑक्साइड में पाया जाता है। इसका विपरीत मेटल से लिगेंड वाला जो पाई एसिड होते हैं उनमें पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनके कॉम्प्लेक्स और बाइनरी कंपाउंड ये हैलाइड और ऑक्साइड के साथ बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमने देखा इनमें स्प्लिटिंग किस तरह की होती है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स दो तरह के होते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। यदि वीक लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर आती है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट इस चैप्टर में यूनिट में एक दो टॉपिक और बचे हैं, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और आपने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में एक मैसेज और देना चाहूँगा बच्चों आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसलिए बच्चों अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनें, अपने बुक्स पढ़ते रहें। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को केमिस्ट्री क्रिएशंस माय यूट्यूब चैनल, जिसको कि आप सब्सक्राइब करें, आप वहाँ पे मेरे को पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज डाल के बोल सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन बता दूँगा। प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बच्चों। कोरोना महामारी पता नहीं अभी कब तक और चलेगा, अपने क्लास इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इससे बुरी तरह से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन आपको पेशेंस की ज़रूरत है, आप अपनी पढ़ाई करती रहिए, आपका ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।